नमस्कार, स्वागत है सभी का फिर से जीबी यथार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपनी जो संविधान की सीरीज चल रही है उसमें आज अपनी तीसरी क्लास, और अपन ने संविधान का निर्माण पढ़ा, संविधान सभा के बारे में पढ़ा, संविधान के स्रोत कौन कौन से उनके बारे में पढ़ा। आज अपन बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचियाँ। सबसे पहली बात तो ये कि अनुसूचियाँ जब संविधान लागू हुआ तब कितनी थी? 8। 26 जनवरी 1950 को अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। और अब वर्तमान में कितनी हैं? 12। ठीक, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो अनुसूचियाँ हैं वो संविधान में बाद में जोड़ी गई। जब लागू हुआ तब कितनी थी? 8। ठीक है, चलो इनके बारे में एक एक की बात करते हैं अपन। सबसे पहले प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? देखो, इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। केंद्र शासित प्रदेशों के, इनके नाम के बारे में, सीमाओं के बारे में, या इनके जो इनका क्षेत्र है इसके बारे में, और इन सब से मिलकर भारत एक संघ मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में कौन सी अनुसूची में लिखा गया है? पहली अनुसूची में। ठीक, अब जैसे एक और चीज़ याद रखनी है कि मान लो नए राज्यों का निर्माण होता है, नए राज्यों का निर्माण। ठीक, तो कौन सी अनुसूची में बदलाव करना होगा? पहली अनुसूची में। ठीक है, याद रखना, पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनके नामों में बदलाव करना है, ठीक, पुराने राज्यों का नाम बदलना है, जैसे उड़ीसा का ओडिशा कर दिया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, तो पहली अनुसूची में बदलाव किया जाता है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और ध्यान रखना, 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कब हुआ? 1991 में। और इस संवैधानिक संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्या घोषित किया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कब किया गया है? 1991 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 69वां। कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, यहाँ से एक सवाल बताओ आप कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? राजस्थान के कौन से 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? नहीं बता। अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर किस में शामिल हैं? दिल्ली एनसीआर में। ये भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक और जिला है जो एनसीआर के लिए प्रस्तावित है, अभी तक शामिल नहीं है। कौन सा है बताओ? झुंझुनू। झुंझुनू जिला है वो दिल्ली एनसीआर में प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इसको शामिल नहीं किए गए। चलो एक और सवाल बताओ यहाँ से कि दिल्ली एनसीआर के लिए राजस्थान के कौन से 2 शहर हैं जिनको काउंटर मैग्नेट सिटी के नाम से शामिल किया गया है? दिल्ली एनसीआर के लिए काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में राजस्थान के कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया है? याद रखना, जयपुर और कोटा। जयपुर और कोटा। जयपुर और कोटा क्या हैं? एनसीआर के लिए काउंटर मैग्नेट सिटी। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है।
और अगर नए राज्यों का निर्माण किया जाता है या इनके नामों सीमाओं में परिवर्तन होता है तो पहले अनुसूची में फेरबदल करना होगा, संशोधन करना होगा। 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर हैं, वो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। झुंझुनू जिला है, इसके लिए प्रस्तावित है, अभी तक शामिल नहीं किया गया है। और जयपुर और कोटा, इन 2 शहरों को एनसीआर के लिए काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ये थी आपकी पहली अनुसूची। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी अनुसूची, देखो दूसरी अनुसूची में क्या है कि भारत के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में, किसके बारे में है? वेतन और भत्तों के बारे में। ठीक, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा का सभापति। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में, और लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर। इस वजह से यहाँ पर अपने को क्या पढ़ना है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, आपका CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा आपके उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक है, इसके अलावा आपके विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, कहने का मतलब ये जो सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनकी इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में। ठीक, याद रखना, दूसरी अनुसूची में क्या है? भारत के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, CAG, ठीक, ये सारे इसमें शामिल हैं। विधानमंडलों वाले भी, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सबके वेतन भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी अपन ने अभी जो नाम लिखे, उनकी शपथ के बारे में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या था? केंद्र शासित प्रदेशों के और राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र सीमाओं के बारे में था। ठीक है, दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है, और तीसरी अनुसूची में किसके बारे में लिखा गया है? इनकी शपथ के बारे में। ठीक है, इसमें सारे आएंगे। याद रखना, 3 ऐसे पद जिनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। कौन कौन से हैं? एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल। ठीक है, इन तीनों की शपथ का उल्लेख किस में नहीं है? तीसरी अनुसूची में नहीं है। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ के बारे में उल्लेख नहीं। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से में है? अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 और राज्यपाल का अनुच्छेद 159।
ठीक है, याद रखना उपराष्ट्रपति शपथ तो लेता है उपराष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन उसको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति का। ठीक है, जो सारे पदाधिकारी अपन ने पढ़े जैसे सीएजी वगैरह है, न्यायाधीश वगैरह हैं, इसके अलावा इसमें आपके प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या सारे जो मंत्री हैं, इन सब की शपथ के बारे में भी तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में नहीं लिखा गया है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में, 69 में है। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 159 में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। इन तीनों में से सवाल पूछा गया है, आगे भविष्य में भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी सबकी शपथ का उल्लेख इसमें है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना आप कि राज्यसभा के और विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, ठीक है, और लोकसभा व विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक, ये जो नाम मैंने लिखे हैं ये अलग से अपने पदों की शपथ हैं, वो नहीं लेते। हालांकि जब अपन पढ़ेंगे डिटेल में तब इनकी बात करेंगे, लेकिन राज्यसभा का सभापति है या उपसभापति है, वो राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के रूप में शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो राज्यसभा के, वो जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा के सदस्य की शपथ ले चुका होगा, और जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेता है। इसी तरह विधान परिषदों में भी है, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी यही प्रावधान है कि लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, वो पहले से लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। ठीक, ऐसे ही विधानसभा में होता है कि वो विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। इस वजह से विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में वो अलग से शपथ नहीं लेते हैं। ठीक, तीसरी अनुसूची सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ के बारे में है। इन तीन की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69, राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में है। और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब हैं अपने पद की अलग से शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, अच्छा, चौथी अनुसूची, ठीक है, चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची में देखो, राज्यसभा हेतु सीटों का निर्धारण कह दो, आवंटन कह, मतलब ये हुआ कि राज्यसभा है, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250, और इन 250 में से किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, वो सब कौन सी अनुसूची में बताया गया है? चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। जैसे सबसे ज़्यादा राज्यसभा में कौन से राज्य से आते हैं? कितने सदस्य? 31। और अपने राजस्थान से बात करें तो 10। कितने सदस्य? 10 सदस्य हैं वो राज्यसभा में, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये व्यवस्था है किस राज्य से कितना। आधार क्या है इसका? 1971 की जनसंख्या। ठीक है, किस आधार पर बांटे गई हैं? 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक, और 2026 के बाद में इनमें बदलाव है, वो हो सकता है। तो राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन है, वो कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची। देख लो एक बार इसको वापस, राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन, ठीक है, चौथी अनुसूची में। और आवंटन कह दो, चाहे इसको सीटों का निर्धारण कह दो, एक ही चीज़ है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य? 31 सदस्य। राजस्थान से कितने सदस्य? 10 सदस्य। ठीक, इसी में पढ़ लेते हैं अपन पांचवी अनुसूची।
5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान हैं, वो कौन सी अनुसूची में है? 5वीं में। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, वो कौन सी अनुसूची में है? 5वीं में। चलिए आगे चलते हैं। 6वीं अनुसूची। ठीक है, अगली अनुसूची 6वीं। 6ठी अनुसूची में क्या है? देखो, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष रूप से लिखा गया है। वो कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक, इन 4 राज्यों के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची में लिखा गया है? 6ठी में। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, याद रखना इनको। अगली अनुसूची है आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची है, इसमें खुद में 3 सूचियां हैं। इसको सूचियों की सूची भी कहा जाता है। देखो, कहने का मतलब इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का मतलब कुछ विषय केंद्र को दिए गए हैं जिन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र को है, कुछ विषय राज्यों को दिए गए हैं, और कुछ जो विषय हैं वो केंद्र और राज्य दोनों को उन पर कानून निर्माण का अधिकार है। इसमें देखो, पहली जो सूची है वो कौन सी है? संघ सूची, या इसको केंद्रीय सूची भी कह सकते हैं। इसमें मूल रूप से 97 विषय थे जब संविधान लागू हुआ। अब कितने हो गए हैं? 100 विषय। इसमें जैसे विदेशी सेवा, रक्षा या विदेश से संबंधित मामले हैं, रक्षा से संबंधित हैं, सेना से संबंधित मामले हैं। इसके अलावा आपके डाक तार से रिलेटेड है, कोई रेल से हैं, वायुयान से हैं, ये सारे मामले हैं वो कौन सी सूची में शामिल हैं? संघ सूची में। यानी इन पर कानून निर्माण का अधिकार केवल किसको है? संघ को। दूसरा, राज्य सूची। दूसरी सूची कौन सी है? राज्य सूची। इन पर कानून निर्माण का अधिकार किसको है? राज्यों को। इन पर कानून निर्माण का अधिकार केवल किसको है? राज्यों को। यानी राज्य कानून बना सकते हैं। इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? 66 थे, और अब कितने विषय हो गए हैं? 61 विषय। कितने विषय? 61 विषय। विषय का मतलब ये हुआ कि ये 61 ऐसे मामले हैं जिन पर कानून निर्माण का अधिकार किसको है? केवल राज्यों को है। संघ है या केंद्र है वो इनमें हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे आपके बात करें अपने बिजली की, इसके अलावा कृषि की, जेल है, आबकारी है, ये विषय ऐसे हैं इन पर कानून निर्माण का अधिकार किसको है? राज्यों को है। अच्छा, आपने आबकारी से एक चीज़ सुनी होगी, अपने राजस्थान वाले कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हरियाणा में शराब है वो सस्ती है, इस वजह से वहाँ से तस्करी भी खूब होती है। वो इसी वजह से है क्योंकि वो सूची कौन सी सूची का वो विषय कौन सी सूची का है? राज्य सूची का। अगर मान लो वो संघ सूची में होता तो हर जगह सेम रेट होती और इस वजह से ऐसी समस्याएं नहीं होती। लेकिन ये विषय कौन सी सूची का है? राज्य सूची का। ठीक है, 7वीं अनुसूची संघ सूची 97। ठीक है, तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ तब 47 विषय थे, अब कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय। कितने विषय? 52। ठीक है, इसमें
ये जो 52 विषय हैं इन पर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों और केंद्र दोनों को है। दोनों आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इसमें 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1976 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। और इसमें 5 विषय हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए। कौन कौन से विषय हैं? देखो, वन है, वन्य जीव है, आपका शिक्षा है, न्यायिक प्रशासन है, और इसके अलावा एक और विषय जोड़ा गया, कौन सा? आपके नाप तोल की इकाई है, ठीक है। याद रखना, शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, ठीक है। कृषि कौन सी का है? राज्य सूची का। ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। समवर्ती सूची जिसमें कानून निर्माण का अधिकार केंद्र राज्य दोनों को है। 52 विषय हैं, पहले 47 थे। ये विषय कब जोड़े गए? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में 1976 में। कौन कौन से हैं? वन है, वन्य जीव है, शिक्षा है, न्यायिक प्रशासन है और नाप तोल की इकाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं, ठीक। और जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाएं। अब वर्तमान में कितनी हैं? 22। वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको संविधान में मान्यता देकर 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखो, इसमें 2-3 चीज़ें आप याद रखना कि एक तो इसमें अंग्रेजी और एक राजस्थानी, ये शामिल नहीं हैं, ठीक है। याद रखना, राजस्थानी भी और अंग्रेजी भी। राजस्थानी के लिए तो अभी आंदोलन चल ही रहा है। ये दोनों भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद में एक चीज़ और याद रखना कि एकमात्र ऐसी कौन सी विदेशी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। तो याद रखना, नेपाली है वो इसमें शामिल है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना आप, संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। याद रखना, संस्कृत है वो इसमें शामिल है, 14 भाषाओं में शामिल थी शुरुआत में। नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। और अंग्रेजी और राजस्थानी ये 2 भाषाएं हैं इसमें शामिल नहीं है। टोटल भाषाएं पहले 14 थी, अब कितनी हैं? 22 है, ठीक है। तो 15वीं भाषा के रूप में सबसे पहले किसको शामिल किया गया? ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कब जोड़ी गई? 1967 में। और कौन सा संवैधानिक संशोधन था? सॉरी, 21वां संवैधानिक संशोधन करके 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में एक संवैधानिक संशोधन और हुआ, 71वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992, ठीक। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। और इसमें
3 और भाषाएं हैं वो शामिल की गई। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में बानवेवां संवैधानिक संशोधन 2003, ठीक है, इसके तहत और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो देखो, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तब भाषाएं थी 14, उसके बाद में अब वर्तमान में है 22। 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। 15 के बाद में 3 और जोड़ी, कब? 1992 में। और इसके बाद में 4 और भाषाएं जोड़ दी गई, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। टोटल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, याद रखना। और इसमें राजस्थानी अंग्रेजी शामिल नहीं है, संस्कृत इसमें शामिल है। और एकमात्र विदेशी भाषा है वो कौन सी है? नेपाली। ठीक है। 9वीं अनुसूची, अनुसूची देखो, जब संविधान लागू हुआ तब अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। इसका मतलब 9वीं अनुसूची है वो बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई है? प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1951 में। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद के दोनों सदनों का गठन ही 1952 से हुआ। तो इसका मतलब ये संवैधानिक संशोधन किसने किया? ये संवैधानिक संशोधन अपन पहली क्लास में बात कर चुके हैं कि जो संविधान सभा थी वो एक अस्थायी संसद के तौर पर भी काम कर रही थी, और ये जो संवैधानिक संशोधन है उसी अस्थायी संसद ने किया। तो पहली अनुसूची जोड़ी गई और इसमें भूमि सुधार हेतु अधिनियम है वो लागू किए गए। ठीक है, कहने का मतलब ये कह सकते हैं इसके दूसरे शब्दों में कि जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी प्रथा है उसके उन्मूलन के लिए पहली अनुसूची है वो जोड़ी गई। और ये था कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय स्थिति ऐसी थी कि खेती करने वाले जो लोग थे उनके पास में अपनी खुद की भूमि नहीं थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के काल से लेकर जो राजा महाराजा या उनके रिश्तेदार वगैरह थे या बड़े जमींदार वगैरह थे, सारी उन्हीं के पास थी। तो इस वजह से ये जो भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन है इसको लागू करना ज़रूरी था। ठीक है। अच्छा, इसको लेकर बाद में ये अनुसूची तो जोड़ दी गई, लेकिन इसको लेकर कोई खास प्रयास नहीं हुए। जब इंदिरा गांधी सरकार के समय इसमें थोड़े से इसको लागू करने के प्रयास हुए तो इस पर खूब वाद विवाद हुआ। और इसके बाद में 1973 में चौबीस अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इस वाद में आपको पता है कि इस 9वीं अनुसूची के बारे में खूब सारा वाद विवाद हुआ। सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये निर्णय देना पड़ा कि भाई 9वीं अनुसूची है ये संविधान में शामिल है, इसलिए इस पर भी कानून ठीक। 9वीं अनुसूची देखो, जब संविधान लागू हुआ तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 9वीं अनुसूची है संविधान में बाद में शामिल की गई और इसको प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है और
ये संसद का गठन है अगर 1952 में हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का, तो फिर ये संशोधन किसने किया? ये संशोधन किया जो संविधान सभा थी, वो अस्थायी संसद के तौर पर जब काम करती थी तो उसी ने, यानी वो जो संविधान सभा है अस्थायी संसद के रूप में जब काम कर रही थी तो उसने पहला संवैधानिक संशोधन किया और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन के बारे में प्रावधान है वो लागू किए गए। जमींदारी उन्मूलन का मतलब पुराने समय में राजा महाराजाओं के काल से जब भारत आज़ाद हुआ तो राजाओं के या उनके रिश्तेदारों के या बड़े जमींदारों के पास में भूमियाँ थी, खेती करने वाले जो किसान थे उनके पास भूमि वगैरह नहीं थी, तो उनको मालिक बनाने के लिए जमींदारी उन्मूलन है ये कानून लागू किया गया। और इसको जब लागू किया गया तो इसको पता है कि जमींदारों ने खूब इसका विरोध वगैरह भी किया, और इसमें शुरुआत में ये था कि इस पर न्यायिक पुनरावलोकन है वो लागू नहीं था। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं होगा। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारतीवाद, ठीक, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि 9वीं अनुसूची है वो भी संविधान का हिस्सा है, इसलिए इस पर भी न्यायिक पुनरावलोकन है वो किया जा सकता है, ठीक। और फिर 2007 में भी IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु वाद में 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को दोहराया कि 9वीं अनुसूची है ये भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में शामिल है, ठीक। तो याद रखना 9वीं अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ी गई भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन के लिए। न्यायिक पुनरावलोकन इसमें शुरुआत में नहीं था, लेकिन बाद में इसका भी प्रावधान किया गया है। और इसमें जब ये लागू की गई तो 13 विषय थे, वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हैं। कितने विषय? 284 विषय, किसमें? 9वीं अनुसूची, ठीक है, याद रखना। 10वीं अनुसूची, इसको शामिल किया गया 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी के समय 10वीं अनुसूची है वो संविधान में जोड़ी गई और दल बदल को लेकर प्रावधान किए गए। दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची इसमें प्रावधान किए गए। दल बदल का मतलब ये हुआ कि इसमें ये नियम लागू किया गया कि 1/3 सदस्य हैं वो दल बदल कर सकते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। लेकिन इसके बाद में भी दल है बदलने का सिलसिला रुका नहीं। इस वजह से 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 किया गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, और इसमें कुछ और प्रावधान किए 10वीं अनुसूची में। इसमें यह कहा कि 1/3 वाली चीज़ नहीं है, अब 2/3 सदस्य हैं वो पार्टी बदल सकते हैं। 2/3 सदस्य हैं वो किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा निर्दलीय सदस्य हैं वो पार्टी नहीं बदल सकेगा, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसके अलावा चुनाव जीतने के बाद में कोई अकेला व्यक्ति है वो दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो सकेगा, पूरी की पूरी पार्टी है वो शामिल हो सकती है। इसके अलावा इसी में व्हीप का प्रावधान किया गया। किसका? व्हीप। व्हीप का मतलब हुआ वही पार्टी की एक गाइडलाइन होती है, सचेतक है वो व्हीप जारी करेगा, और जब जैसे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव वगैरह होते हैं उस समय व्हीप की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें सचेतक होता है, उसको दिखा करके वोट दिया जाता है, खुला मतदान प्रक्रिया काम में ली जाती है। इसके अलावा इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य
ये भी किसी दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको 6 माह के अंदर अंदर किसी पार्टी में शामिल होना आवश्यक है। 6 माह के बाद में मनोनीत सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ये सारे प्रावधान हैं 2003 में किए गए। 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। इसमें दल बदल को लेकर प्रावधान किए गए, ठीक है। और 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 से इसमें कुछ और प्रावधान किए गए कि 2/3 सदस्य हैं या 2/3 सदस्य हैं वो किसी दल में शामिल हो सकेंगे। एक अकेला सदस्य या इससे कम सदस्य दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकेंगे चुनाव जीतने के बाद में। निर्दलीय सदस्य हैं वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकेंगे, समर्थन दे सकते हैं, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। व्हीप है, इसका प्रावधान किया गया। और साथ में एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि मनोनीत सदस्य हैं वो कोई सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्यारहवीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ी गई? 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, ठीक। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992। और ये लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संवैधानिक संशोधन है वो प्रभावी हुआ। किससे संबंधित है ये? पंचायती राज, यानी इसके तहत जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन कहाँ का? ग्रामीण, गांव का जो स्थानीय स्वशासन है जिसको अपन पंचायती राज के नाम से जानते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज की अवधारणा आपको पता है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। राज्यों को कहा गया भाई आप पंचायती राज का गठन करें, लेकिन भाग 4 है वो बाध्यकारी नहीं होने के कारण इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हालांकि इसके बाद में राजस्थान में आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं हुई, क्योंकि अपने भारतीयों की ये खासियत है कि जब तक कानून किसी चीज़ का नहीं बनाएंगे तब तक उसको अपन लागू, जैसे हेलमेट को लेकर मान लो अगर चालान नहीं हो तो कोई हेलमेट नहीं लगेगा, उसी तरह से पंचायती राज की दिशा में भी कोई ठोस काम नहीं हुआ। इस वजह से इनको कानूनी दर्जा कब दिया गया? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत, जो कब से प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। और 29 विषय हैं वो इसमें शामिल किए गए, ठीक है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, ठीक। चलिए आखिरी अनुसूची, बारहवीं अनुसूची, इसको कब जोड़ा गया? 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। प्रभावी कब से हुआ ये? 1 जून 1993 से, ठीक है। और इसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन को, नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कितने विषय शामिल किए गए इसमें? 18 विषय, ठीक है। 74वां संवैधानिक संशोधन 1992, 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, 1 जून 1993 से प्रभावी हुई। और इसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन, यानी जैसा गांव में था ग्राम पंचायतें, वैसे ही शहरों में नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें टोटल कितने विषय शामिल किए गए? 18 विषय, ठीक है। तो ये थी आपकी अनुसूचियाँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।